राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 देशों की यात्रा के तहत फिलिस्तीन में हैं। भारत और फिलिस्तीन के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति आज फिलिस्तीन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ने अल कुद्स विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र और जवाहरलाल नेहरू माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। आज ही राष्ट्रपति इजराइल दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि इराक में पिछले कई महीने से लापता 38 भारतीय जीवित हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। अब्बास ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बताया कि लापता भारतीय सुरक्षित हैं। ऐसी आशंका है कि इन भारतीयों को इराक के मोसुल क्षेत्र में ISIS ने बंधक बना रखा है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राज्य के 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में नक्सल प्रभावित 6 जिलों गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में मतदान होगा। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अब दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों के लिए मतदान में कुल 57% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज बिहार के नोखा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने नीतीश लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर ये दोनों नेता बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका खारिज कर दी है। संजीव भट्ट उच्चतम न्यायालय की निगरानी में गुजरात दंगों की SIT जांच की मांग कर रहे थे। संजीव भट्ट ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 2002 के गुजरात दंगों की जांच को कई लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू के खतरे से निपटने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें स्वाइन फ्लू से निपटने और अस्पतालों को पहले से तैयार करने पर चर्चा हुई। दिल्ली में वायुसेना के कमांडर सम्मेलन की शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्य तौर पर स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस और फ्रांस से भारत को मिलने वाले लड़ाकू विमान राफेल समेत देश की रक्षा तैयारियों पर गहनता से विचार किया जाएगा। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष अगस्त में 6.4% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 3 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। ये वृद्धि विनिर्माण और खनन गतिविधियों में सुधार और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादों में तेजी के कारण हुई है। पिछले वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 0.5% और इस वर्ष जुलाई में 4.1 बढ़ा था। केंद्र ने सभी राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आतंकवादियों और शरारती तत्वों की कोशिशों के प्रति विशेष सचेत रहने को कहा है। देशव्यापी परामर्श में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आतंकवादी हमलों के प्रयासों को विफल करने के लिए बाजारों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों जैसे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर विशेष पुलिस बल तैनात करने को कहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। राज्य के 69 जिलों में पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। 2,87,00,000 से अधिक मतदाता 785 जिला पंचायत सदस्य और 19,520 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव करेंगे। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की अर्चना हो रही है। मां के 9 रूपों के दर्शनों के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ईरान की संसद ने आज विश्व शक्तियों के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी। परमाणु समझौते को संसद की मंजूरी के बाद इस संबंध में चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया और इसके औपचारिक क्रियान्वयन की राह तैयार हो गई। खबरों के मुताबिक संयुक्त समग्र कार्य योजना के प्रस्ताव को 59 वोटों के मुकाबले 161 वोटों से मंजूर किया गया, जबकि 13 सदस्य अनुपस्थित रहे। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मधेसी, थारू और अन्य अल्पसंख्यक पार्टियों से वार्ता करने का आग्रह किया है ताकि उनके मुद्दों का हल निकाला जा सके। प्रधानमंत्री ओली की कैबिनेट के सदस्य विजय कुमार कचादर ने कहा कि तराई क्षेत्र में चल रहे विरोध प्रदर्शन का हल निकालने के लिए जल्द ही कुछ संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए नेपाल के नए संविधान में भी संशोधन करने की योजना है। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे विद्रोहियों के लिए 45 टन से ज्यादा हथियार और गोला बारूद गिराए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि लड़ाकू विमानों की निगरानी में C-17 विमानों ने सीरिया के हसाके प्रांत में ये हथियार गिराए हैं। मौजूदा चैंपियन भारत पहले हाफ में बढ़त हासिल करने के बावजूद 5वें सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में सोमवार को ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हार गया। भारत को आखिरी क्षणों में गोल गंवाने के कारण हार का सामना करना पड़ा।